केशव बाबू सठिया गए हैं क्या सचमुच? वे तो अभी 50 के भी नहीं हुए। फिर भी उनकी बीवी ऐसा क्यों कहती है कि वे सठिया गए हैं? उन्होंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, बस बीवी के बात का हल्का सा विरोध किया था। सच तो यह है कि वे जीवन भर अपनी पत्नी का विरोध नहीं कर पाए, उसके खिलाफ कभी कुछ कह नहीं पाए और बीवी अपनी मनमानी करती रही। दरअसल उनकी बीवी नीता उन पत्नियों में से थी जो धार्मिक होती हैं, रात दिन पूजा पाठ में बिजी रहती हैं, पति को सब कुछ मानती हैं पर पति का कहना कभी नहीं मानती। ऐसी पत्नियां मनमाने ढंग से अपने पतियों से हर काम करवा लेती हैं। केशव बाबू उन व्यक्तियों में से थे जो हर बात को सरल और सहज तरीके से लेते हैं, किसी बात का पुरजोर तरीके से विरोध नहीं कर पाते। कई बार वे दूसरों के जोर देने पर गलत बात को भी सही मान लेते हैं। वे बावजह और बेवजह दोनों परिस्थितियों में झगड़ों से बचते रहते हैं। उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर नीता हमेशा उनके ऊपर हावी रहती है। आज भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई थी। बेटे विप्लव की पढ़ाई और भविष्य को लेकर पति पत्नी के बीच चर्चा हो रही थी। उनका बेटा MCA करके घर में बैठा हुआ था। 3 साल हो गए थे, अभी तक उसका कहीं प्लेसमेंट नहीं हुआ था। दरअसल केशव बाबू उसके MCA करने के पक्ष में नहीं थे। वो पढ़ाई में बहुत साधारण था। BCA के लिए भी कई लाख रुपए देकर मैनेजमेंट कोटे से उसका एडमिशन करवाया था। इसके पक्ष में भी वे नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि BCA करने के भी वो अच्छी तरह पोजीशन नहीं ला पाएगा। इस स्थिति में उसका कैंपस सिलेक्शन असंभव था और हुआ भी यही। फिर भी जिद करके उसने MCA में एडमिशन ले लिया था। इस पूरे मामले में माँ बेटे एक साथ थे और केशव बाबू अकेले। केशव बाबू ने केवल इतना कहा था, इतनी कम मेरिट में किसी अच्छी कंपनी में तुम्हारे लिए नौकरी मिलना असंभव है। क्यों ना तुम कंपटीशन की तैयारी करो और छोटी मोटी नौकरी कर लो। इसी बात पर नीता भड़क गई थी, तीखे स्वर में बोली थी, आप तो सठिया गए हैं, कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं। MCA करने के बाद बेटा क्या छोटी मोटी सरकारी नौकरी करेगा? आपकी अभी 10 साल की नौकरी बाकी है। बेटा कोई बूढ़ा नहीं हुआ जा रहा है और न हम भूखे मर रहे हैं। न हो तो बेटे को कोई और कोर्स करवा देते हैं, ज्यादा डिग्रियां होंगी तो नौकरी मिलने में आसानी होगी। केशव बाबू ने एक लाचार नजर नीता पर डाली और फिर बेटे की तरफ देखा। वो एक कोने में चुपचाप खड़ा इस तरह दोनों की बातें सुन रहा था, जैसे उससे संबंधित कोई बात नहीं हो रही थी। पर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो बेटे के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान विराजमान थी, जैसे कह रहा था, आप लोग मेरे लिए लड़ते रहिए, पैसा बर्बाद करते रहिए, पर करूंगा मैं वही जो मेरा मन करेगा। केशव बाबू को अपने बेटे की इस कुटिलता पर बड़ा गुस्सा आया, पर वे अच्छी तरह जानते थे कि उनके गुस्से की आग पर नीता के तर्कहीन पानी के छींटे पड़ते ही वे बर्फ की तरह ठंडे पड़ जाएंगे। तब उन्हें प्यार की गर्मी देने वाला कोई नहीं होगा। वे रात भर इस तरह करवटें बदलते रहेंगे जैसे किसी ने उनके बिस्तर पर लपटती रेत के साथ साथ कांटे भी बिछा दिए हों। हारे हुए जुआरी की तरह अंतिम चाल चलते हुए केशव बाबू ने कहा, नौकरी बुद्धि से मिलती है, बहुत सी डिग्रियों से नहीं, और उसके लिए एक ही डिग्री काफी होती है। सोच लो, हमारी एक बेटी भी है, वो इससे ज्यादा बुद्धिमान और पढ़ने में तेज है। अपने जीवन की सारी कमाई बुढ़ापे तक इसकी पढ़ाई पर खर्च करते रहेंगे तो बेटी के लिए क्या बचेगा? उसकी शादी के लिए भी बचत करनी है। केशव बाबू की इतनी सरल और सत्य बात भी नीता को नागवार गुजरी और वो फिर से भड़क उठी। आपको समझाने से कोई फायदा नहीं, आप सचमुच सठिया गए हैं। बेटी की शादी में बहुत सारा दहेज देकर क्या करेंगे?
सादी शादी कर देंगे, पर क्या उसकी पढ़ाई पर खर्चा नहीं होगा? नीता की बुद्धि बहुत ओछी थी। उसको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा कर अपना पैसा क्यों बर्बाद करें? वो कौन सा हमारे घर में बैठी रहेगी और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी? लड़का हमारा वंश आगे बढ़ाकर हमारा नाम रोशन करेगा। अपनी पत्नी की ओछी सोच पर केशव बाबू फिर तरस खाकर रह गए। इसके सिवा और कर भी क्या सकते थे? उनके सीधे स्वभाव का फायदा उठाकर नीता हमेशा उन पर हावी होती रहती थी। अगर वे कभी अपनी आवाज ऊंची करते तो उसकी आवाज उनसे भी ऊंची हो जाती। वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती। इसी बात से वे डरते थे कि मोहल्ले वाले कहीं ये ना समझ लें कि वे पत्नी के साथ मारपीट जैसा घटिया कृत्य करते हैं, सो वे चुप हो जाते। फिर भी नीता का बड़बड़ाना जारी रहता। तब वे उठकर बाहर चले जाते, सड़क पर टहलते या पार्क में जाकर बैठ जाते। केशव बाबू को बेटी की तरफ से कोई चिंता नहीं थी। वो पढ़ने में बहुत तेज थी। चिंता थी तो बस बेटे को लेकर। वो पढ़ने में ना तो ज़हीन था, ना बहुत ज्यादा अंक ही परीक्षा में ला पाता था। ले देकर केवल डिग्री ही उसके हाथ में आती थी, परंतु केवल डिग्री से ही अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती थी। पता नहीं आगे चलकर क्या करेगा। इस बार भी नीता के आगे केशव बाबू की नहीं चली और बेटे ने MBA में एडमिशन ले लिया। इसके लिए भी उन्हें कई लाख रुपए खर्च करने पड़े। अब कई साल तक बेटा निश्चिंत होकर बाप के पैसे को लुटाता हुआ ऐश कर सकता था। न उसे पढ़ाई की चिंता करनी थी और न नौकरी की। बेटी ने इंटर कर लिया तो एक बार फिर घर में हंगामा हुआ। वो 90% अंक लेकर उत्तीर्ण हुई थी और बीटेक करना चाहती थी। केशव बाबू उसके पक्ष में थे, पर नीता नहीं चाहती थी। बोली, जरा दिमाग से काम लो। 1 साल बाद बेटी 18 की हो जाएगी, फिर उसकी शादी कर देंगे। बीटेक कराने में हम पैसा क्यों बर्बाद करें? ज्यादा पढ़ेगी तो विवाह भी ज्यादा पढ़े लिखे लड़के के साथ करना ही पड़ेगा। उसी हिसाब से विवाह में भी पैसा ज्यादा खर्च होगा। हम क्यों अपना पैसा बर्बाद करें? उसका पति चाहेगा तो उसे आगे पढ़ा देगा, वरना घर में बैठी रहेगी। केशव बाबू हैरत से नीता की ओर देखते हुए बोले, तुम खुद पढ़ी लिखी हो और बेटी के बारे में इस तरह की बातें कर रही हो। आज नारी के लिए शिक्षा का महत्व कितना बढ़ चुका है, ये तुम नहीं जानती। जानती हूँ। BA करके मुझे क्या मिला? कौन सी नौकरी कर रही हूँ? बीटेक करके बेटी भी क्या कर लेगी? शादी करके बच्चे पैदा ही करेगी, उन्हें पाल पोस कर बड़ा करेगी, घर संभालेगी और बैठी बैठी मोटी होगी, बस। इसके अलावा लड़कियां क्या करती हैं बताओ? जो लड़कियां नौकरी कर रही हैं और ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठी हुई हैं, वे भी किसी की बेटियां, पत्नियां और माँ होंगी। उनके घर वाले अगर इसी तरह सोचते तो आज कोई भी नारी घर के बाहर जाकर नौकरी नहीं कर रही होती। वे नौकरियां कर रही हैं और देश, समाज व परिवार के विकास में योगदान दे रही हैं। केशव बाबू जोर देकर बोले, बस रहने दो। 2-4 औरतों के नौकरी करने से देश का विकास नहीं होता, न समाज का भला होता है। नौकरी करने वाली स्त्रियों के घर बिगड़ जाते हैं। वे अपनी संतानों की ठीक से देखभाल नहीं कर पाती। परिवार, समाज और देश के विकास व उन्नति के लिए लड़कों का सक्षम होना परम आवश्यक है। हमें बेटे की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, वही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। केशव बाबू ने कटाक्ष किया, तभी तो हमारे सुपुत्र पढ़ाई में कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। 3 डिग्रियां लिए बैठे हैं और नौकरी हाथ नहीं आ रही। डिग्री लेकर चाटेगा। आप तो पता नहीं क्यों बेटे के खिलाफ रहते हैं। देख लेना, एक दिन वही हमारा नाम रोशन करेगा। मुझे तो डर है बेटी बाहर जाकर हमारी नाक ना कटवा दे। वो तो पता नहीं कब हमारा नाम रोशन करेगा, पर तुम्हारी घटिया सोच के चलते मैं बेटी के जीवन को अंधकार में नहीं बना सकता।
बेटे के लिए तुम हमेशा अपनी मनमानी करती रही, पर बेटी के संबंध में तुम्हारी एक भी नहीं चलने दूंगा। वो जहाँ तक पढ़ना चाहेगी मैं पढ़ाऊंगा। केशव बाबू उत्तेजना में उठकर खड़े हो गए। बेटी के ऊपर पैसा बर्बाद करके एक दिन पछताओगे। बेटे के ऊपर खर्चा करके मैं कौन सा सुख भोग रहा हूँ। केशव बाबू की बात पर नीता इस तरह चीखने चिल्लाने लगी जैसे पति से नहीं किसी और से कह रही हो। अरे देखो तो इस भले आदमी को, कैसी अनहोनी की बातें कर रहा है। बेटे से ज्यादा इसको बेटी की पड़ी हुई है। अपने घर में आग लगाकर कोई हाथ सेकता है। मैं तो हार गई इस आदमी से। पता नहीं कैसे इतने दिनों तक झेलती रही। देख लेना ये घर को बर्बाद करके ही रहेगा। और वो झूठ मूठ के आंसू बहाने लगी। ऊंची आवाज में चीखना चिल्लाना और रोना धोना यही उसके सशक्त हथियार थे। ऊंची आवाज से वो अपने पति की आवाज को दबाती थी और आंसुओं से अपनी बात मनवाती थी। आज तक वो अपने इन्हीं दो हथियारों का आंतरिक प्रयोग करती आ रही थी, पर आज वे दोनों निरर्थक सिद्ध होने वाले थे। इस बार केशव बाबू नीता की आवाज से थोड़ा दबे, पर उसके आंसुओं से पराजित नहीं हुए। उन्होंने ठान लिया कि इस बार नीता की बात नहीं मानेंगे। वे बाहर जाने के लिए मुड़े तभी उनको नीता के अलावा किसी और की सिसकियों की आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया था उनकी बेटी अनिका वहीं पर खड़ी थी। वे बेटी के पास गए। तुम क्यों रो रही हो बेटी? अनिका की रुलाई और तेजी से फूट पड़ी। केशव बाबू ने किसी तरह उसे चुप कराया और बाहर के कमरे में लाकर पूछा, अब बताओ तुम्हें क्या दुख है? पापा, मेरी वजह से आपके और मम्मी के बीच झगड़ा हुआ। मैं आगे पढ़ाई नहीं करना चाहती, उसने हताश स्वर में कहा। केशव बाबू एक पल के लिए हतप्रभ से खड़े रहे, फिर बेटी के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा तुम पढ़ाई करोगी, ये तुम्हारे भविष्य का ही सवाल नहीं है, मेरे आत्मसम्मान का भी सवाल है। तुम समझ रही हो ना? तुम्हें कुछ बनकर दिखाना है। तुम्हें कुछ बनाकर मैं दिखाना चाहता हूँ कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। बेटे ही नहीं, बेटियां भी माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। अनिका समझ गई, बहुत पहले ही समझ गई थी। वो एक अच्छे भले सुसंस्कृत और आर्थिक रूप से संपन्न परिवार में पैदा हुई थी, पर इस छोटे से घर में उसकी सगी माँ की सोच दकियानुसी और पुरातन पंथी थी। जब उसका बचपन जवान होने लगा था तभी उसकी समझ में आ गया था कि माँ की नजरों में वो एक बोझ के समान है। उसका बड़ा भाई माँ की आंखों का तारा है। हर पल वो पक्षपात का शिकार होती थी। गलती न होने पर भी उसे झिड़कियां, डांट और कभी कभी मार भी पड़ती थी, पर दूसरी तरफ भाई की बड़ी से बड़ी गलती पर भी उसे माफ कर दिया जाता था। खान पान कपड़े लत्ते में भी भाई को वरीयता दी जाती थी। माँ की हठधर्मी से इस घर का माहौल हर पल विषाक्त बना रहता था। माँ के अनुचित व्यवहार से न सिर्फ वो दुखी रहती थी बल्कि केशव बाबू भी उदास और थके थके से रहते थे। वो पापा का दर्द समझती थी पर कुछ कर नहीं सकती थी। सभी दुखों और कष्टों से निजात पाने के लिए वो किताबों की दुनिया में खो गई। वो अपना ज्यादातर समय पढ़ने में बिताती ताकि माँ की खिटखिट से छुटकारा मिल जाए और पिता का उदास व थका चेहरा देखकर उसकी उदासी और ज्यादा न बढ़े। पढ़ाई में उसकी एकाग्रता के कारण ही वो अच्छे नंबरों से पास होती रही। केशव बाबू के लिए बेटी को उच्च शिक्षा दिलाना एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। उनके प्रोत्साहन से अनिका ने लगन से तैयारी की और उसका एक अच्छे कॉलेज में दाखिला हो गया। केशव बाबू ने उसे हॉस्टल में डाल दिया ताकि घर के माहौल से वो दूर रहकर मन से पढ़ाई कर सके। रोज रोज की बकझक और लड़ाई झगड़े से वो पढ़ाई में मन कैसे लगाती। इस बीच पति पत्नी के बीच कितने विवाद हुए, वाक के युद्ध हुए, कितने लीटर आंसू बहे, कितनी धमकियां दी गई, इन सब का बयान करना बेमानी है।
बस इतना कहना पर्याप्त है कि दोनों तरफ से तलवारें खींची थी पर कत्ल नहीं हो रहे थे। यही गनीमत थी। यह तनाव घर में काफी दिनों तक बना रहा पर धीरे धीरे खत्म हो गया। अनिका और उसके पापा के बीच रोज फोन पर बातें होती थी। अनिका माँ से भी बातें करती थी। पहले तो माँ ऐठी रहती थी पर धीरे धीरे वो सामान्य हो गई। जिंदगी की ऊंची नीची डगर पर सब लोग हिचकोले खाते हुए यूं ही आगे बढ़ रहे थे। घर का माहौल कुछ दिनों से सहमा सहमा और डरावना सा था। केशव बाबू ने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे अपनी नित्य क्रियाओं में बिजी रहते, ऑफिस जाते और घर पर आकर पढ़ने में बिजी रहते। नीता वैसे भी उनसे खिंची खिंची रहती थी, इसलिए वे उसके किसी प्रसंग में दखल नहीं देते थे। दफ्तर से आकर वे ड्राइंग रूम में बैठे ही थे कि नीता अपना तमतमाया हुआ चेहरा लेकर उनके सामने आ खड़ी हो गई। लगभग चीखते हुए बोली, आपको पता है इस घर में क्या हो रहा है? केशव बाबू ने इस तरह सिर उठाकर नीता को देखा जैसे कह रहे हो मुझे कैसे पता चलेगा, घर में तो तुम रहती हो। फिर उपेक्षित भाव से बोले, बताओ। विप्लव 1 सप्ताह से घर नहीं आया। अच्छा, मुझे तो वो कभी घर में नहीं दिखता। तुम्हें पता होगा वो कहाँ होगा? नहीं मालूम तो फोन करके पूछ लो। पूछा है, कहता है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगा है, लिव इन रिलेशनशिप में। केशव बाबू एक पल के लिए हतप्रत रह गए, फिर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उनके चेहरे पर दौड़ गई। खुशी की बात है, उसने माँ बाप को शादी के झंझट से बचा लिया। सोचो, लाखों रुपए की बचत हो गई। तुम बेटी की शादी का खर्च बचाना चाहती थी, तुम्हारे बेटे ने खुद की शादी का खर्च बचा दिया। नीता दम से सोफे के दूसरे किनारे पर गिर सी पड़ी। वो केशव बाबू के पैरों की तरफ झुकती हुई बोली, आपको मजाक सूझ रहा है और मेरी जान निकलती जा रही है। वो ना तो कोई नौकरी कर रहा है और ना ही उसका MBA पूरा हुआ है। ऐसे में वो तो बर्बाद हो जाएगा। वो लड़की उसे बर्बाद कर देगी। केशव बाबू गंभीर हो गए। पत्नी के प्रति घृणा करते हुए भी उन्होंने सहानुभूति पूर्ण खुद में कहा, तुम चिंता मत करो, लड़के के सिर पर अभी प्रेम का भूत सवार है। ऐसे प्रेम में गंभीरता और अस्थायित्व नहीं होता। लिव इन रिलेशनशिप बंधन रहित होते हैं। इनमें एक न एक दिन खटास अवश्य आती है, चाहे शादी को लेकर, चाहे बच्चे को लेकर, या कमाई को लेकर, या फिर उसके बीच में कोई तीसरा आ जाता है। जो रिश्ते शारीरिक आकर्षण पर आधारित होते हैं उनकी नियति और परिणति यही होती है। जहाँ परिवार और समाज नहीं होता वहाँ उच्च श्रृंखला और निरंकुशता होती है। देख लेना, एक दिन लिप्ला और उस लड़की का रिश्ता टूट जाएगा, पर वो कुछ करता धरता नहीं, उसका भविष्य चौपट हो जाएगा। वो तो होना ही है। जिस तरह की परवरिश और संस्कार तुमने उसको दिए हैं उसमें उसका बिगड़ना आश्चर्यजनक नहीं है। न बिगड़ता तो आश्चर्य होता। अब हम कुछ नहीं कर सकते। ठोकर खाकर अगर वो सुधर गया तो समझो सुबह का भूला शाम को घर वापस आ गया, वरना पर उसका खर्चा कहाँ से चलेगा? मुझे लगता है वो लड़की कहीं न कहीं नौकरी अवश्य करती होगी। जब तक उसके मन में विप्लव के लिए प्रेम रहेगा वो उसका खर्चा उठाती रहेगी। जिस दिन उसे लगा कि विप्लव उसके लिए बोझ है या कोई अन्य लड़का उसके जीवन में आ गया, वो विप्लव को ठोकर मार देगी। नीता रोने लगी। केशव बाबू ने उसे चुप नहीं कराया, कोई फायदा नहीं था। ये नीता की नासमझी का परिणाम था, पर विप्लव के पतन के लिए वो अकेली दोषी नहीं थी। इसमें विप्लव का भी बहुत बड़ा हाथ था। कोई भी युवक नासमझ नहीं होता कि उसे अपने कर्मों के परिणाम का पता नहीं होता। प्यार उसने अपनी बुद्धि और विवेक से किया था और उसने कुछ सोच समझकर अपनी प्रेमिका के साथ रहना स्वीकार किया होगा। पढ़ने में वो कमजोर था तो इसमें उसकी नालायकी और कामचोरी थी। हम जो कर्म करते हैं उनके लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। हम अपनी गलतियों के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते।
केशव बाबू के लिए ये चिंता का विषय था कि बेटा बिगड़ गया था, पर वे बहुत अधिक परेशान नहीं थे। पत्नी की हठधर्मी और मनमानी में उनका कोई हाथ नहीं था। उन्होंने तो हर कदम पर उसे रोकने और समझाने की कोशिश की, पर वो उल्टी खोपड़ी की औरत थी। हर सही बात उसे गलत लगती और हर गलत काम अच्छा। उसका दुष्परिणाम एक न एक दिन सबके सामने आना ही था। कहा तो नीता को चिंता थी कि ज्यादा पढ़ाने से बेटी बिगड़ जाएगी। कहाँ बेटा ही बिगड़ गया, जिसे वंश आगे बढ़ाना था, खानदान का नाम रोशन करना था, वही घर के सारे चिराग बुझाकर खुद अंधेरे में गुम हो गया था। अनिका के बीटेक का ये अंतिम वर्ष था। एक दिन उसने पापा को फोन किया। पापा, एक खुशखबरी है। क्या बेटा, बोलो। केशव बाबू ने उल्लास से पूछा। पापा, मेरा सिलेक्शन हो गया। अनिका खुशी से चहक रही थी। केशव बाबू का हृदय खुशी से झूम उठा। शरीर में एक झुरझुरी सी उठी। उन्हें लगा जैसे लपटी दोपहरी में पसीने से तरबतर शरीर के ऊपर किसी ने वर्षा की ठंडी बूंदें टपका दी हो। वे हर्षित होते हुए बोले, मुबारक हो बेटा। कहाँ हुआ है सिलेक्शन? लेकिन अभी तो तुम्हारी फाइनल की परीक्षा बाकी है। हाँ वो तो है, पर ये कैंपस सिलेक्शन है, पिछले अंकों के आधार पर हुआ है। परीक्षा के बाद ही नियुक्ति पत्र मिलेगा, पर अभी एक शर्त है कि पहली पोस्टिंग मुंबई में होगी। तो इसमें परेशानी क्या है? तुम हॉस्टल में रह चुकी हो, मुंबई में भी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ वो तो सही है, बस मैं ये सोच रही थी कि आप अकेले हो जाएंगे। नहीं बेटा, पहले तुम अपने भविष्य की चिंता करो। वैसे भी शादी के बाद तुम हम सबको छोड़कर चली ही जाओगी। नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। केशव बाबू मन मन मुस्कुराए, पर आंतरिक खुशी के बावजूद उनकी आंखों में आंसू छा गए। अपने को संभाल कर बोले, अच्छा ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। ओके पापा। मम्मी को बताया? बता दूं क्या? बता दे तो अच्छा रहेगा। तुम्हारी मम्मी है, अच्छी है या बुरी, हमेशा तुम्हारी माँ ही रहेंगी। वैसे भी आजकल उनके व्यवहार में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ है। मेरे साथ मीठा व्यवहार करती है। बेटे ने उनकी आशाओं और उपेक्षाओं पर जो चोट की है, उससे उनका विश्वास डगमगा गया है। उनको अब कहीं कोई सहारा दिखाई नहीं देता। ठीक है, मैं अभी फोन करती हूँ। शाम को जब केशव बाबू घर पहुंचे तो नीता ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। यह एक अच्छा संकेत था। केशव बाबू को अच्छा लगा। नीता ने कहा, आपको मालूम है ना क्या, अनिका की नौकरी लग गई है? मुझे तो नहीं मालूम। तुम्हें कैसे पता चला? अनिका ने खुद फोन करके बताया है। आपको नहीं बताया? नहीं। चलो कोई बात नहीं, तुमको बता दिया तो मुझे भी बता दिया। वे सामान्य दिखने की चेष्टा करते हुए बोले। बहुत दिनों बाद उनके घर में खुशियों ने अपने पंख फैलाए थे। अनिका की परीक्षाएं समाप्त हो गई। उसे हॉस्टल खाली करना था। केशव बाबू उसे कार से खुद लेने गए थे। नीता भी जाना चाहती थी, पर उन्होंने मना कर दिया। लौटते समय रास्ते में केशव बाबू ने अनिका की पसंद की कुछ चीजें खरीदी। उसे उपहार जो देना था, जान पहचान वालों के लिए मिठाई के डब्बे खरीदे, और जब वे घर पहुंचे तो नीता उन्हें दरवाजे पर ही खड़ी मिली। कार के रुकते ही वो बाहर की तरफ लपकी और अनिका के कार से उतरते ही उसे अपने गले से लगा लिया। अनिका भी माँ के गले से इस तरह लिपट गई जैसे सालों से उनके ममत्व, प्रेम और स्नेह को तरस रही थी। मेरी बेटी, मेरी बेटी। इसके बाद नीता का गला भर आया। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। उसे लग रहा था जैसे अपनी खोई हुई बेटी को पा लिया हो। मम्मी, अनिका के भर्राए हुए गले से निकला। कई पलों तक माँ बेटी एक दूसरे के गले लगी रही। केशव बाबू के टोकने पर वे दोनों अलग हुए। सारा प्यार बाहर ही उड़ेल दोगी या घर के लिए भी बचा कर रखोगी तुम दोनों? नीता ने खिसियानी हंसी के साथ कहा। आपको क्या पता बेटी को इतने दिनों बाद पाकर कैसा लगता है। सच कह रही हो। माँ के दिल को मैं कैसे समझ सकता हूँ। अनिका का हाथ पकड़कर नीता अंदर ले आई, बोली, बेटी, मैंने सदा तेरे साथ बुरा बर्ताव किया, तुझे पराया समझती रही।
आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे एक माँ अपनी जाई बेटी के साथ दुर्व्यवहार कर सकती है, उसे एक बोझ समझ सकती है। लगता है मेरे ही संस्कार में कोई कमी रह गई थी। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तो कभी ऐसा नहीं समझा। माँ हमेशा अपने बच्चों का भला चाहती है। अतिरिक्त में नीता का गला भर आया। कुछ न कहकर उसने अनिका को अपने अंक में समेट लिया। जिस दिन अनिका अपने प्रथम असाइनमेंट पर मुंबई जा रही थी, उस दिन फिर नीता की आंखों में आंसू भरे थे। उसे अपने अंक में समेटते हुए बोली, बेटी, जाते जाते मैं एक बात स्वीकार करती हूँ कि जिसे मैं घर का चिराग समझती थी वो जुगनू भी नहीं निकला, और मैं जिसे कंकड़ समझकर ठुकराती रही वो हीरा निकला। बेटा, तुम ही मेरे घर का चिराग हो। आशा करती हूँ कि अपने जीवन में कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगी जो हमें बेटे की तरह दुख दे जाए। अनिका माँ का आशय समझ गई, बोली, मम्मी, आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहें। अव्वल तो ऐसा कुछ होगा नहीं, पर परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य भी बदलता रहता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपकी और पापा की सहमति व स्नेह से ही ऐसा होगा। मैं आप दोनों को कभी दुख नहीं दे सकती। आप पापा का ख्याल रखिएगा। केशव बाबू खुद को बहुत दृढ़ समझते थे, पर बेटी से जुदा होते हुए उनकी आंखों में आंसू का समंदर लहरा रहा था। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।